Assalamu alaikum. Hi friends, I welcome you back. I hope you are all doing well. आज जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स. ये टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है विद रीसेंट लेक्चर दैट वाज ऑन एक्सप्री जनरेटर एंड बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो काइंडली अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो तो आप पहले उस लेक्चर पे जाइए, वो चेक कीजिए, उसको क्लियर कीजिए. उसके बाद आप लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर पे आ सकते हैं, जो आज मेरा लेक्चर है. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जो पहला टॉपिक है इट्स अबाउट लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स. तो दो लॉज हैं जो ट्रांसफॉर्मर पे अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मर है वो अपना काम करता है. तो पहला जो लॉ है वो बोलता है द वोल्टेज इन द टू सर्किट्स आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू कॉइल्स. लेट्स एक्सप्लेन इट. ये यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मर बनाया है. ये रफ डायग्राम है. जो एक्चुअल प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन डायग्राम थी वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में, वहां आप चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है. ट्रांसफॉर्मर को मैंने ऑलरेडी कहा था दो सर्किट्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, एंड दिस इज अ कोर बिटवीन इट. तो अब जो लॉ है पहला वो कैसे अप्लाई होता है, ये बोलता है कि जो वोल्टेज इन दोनों सर्किट्स में है वो किसके बराबर होती है. इन दोनों की वोल्टेज जो होती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू कॉइल्स. मींस जो ये कॉइल है इसमें जितने टर्न्स हैं उनके बराबर. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय वी कैन से प्रोपोर्शनल number of turns in secondary coil, that is equivalent to voltage in primary coil divided by voltage in secondary coil. So this is first law of transformer that states that the voltage in the two circuits are proportional to the number of turns in the two coils. इन दोनों की वोल्टेज किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू कॉइल्स. सो दिस इज अ फर्स्ट लॉ. तो जो फर्स्ट लॉ है इससे क्या नतीजा निकलता है, इससे हम पता कर सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस टाइप का है, वो किस टाइप का बिहेव कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रांसफॉर्मर है और इसका जो सेकेंडरी सर्किट है, अगर इस सेकेंडरी सर्किट में जो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी सर्किट के नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स, तो इस केस में जो ट्रांसफॉर्मर है वहां पे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होती है. और जिस ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज इंक्रीज होगी उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, सो दिस इज वन केस. सेकेंड वन, अगर ये एक फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर है और इसका जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स है वो कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स इन प्राइमरी सर्किट, तो इसमें क्या नतीजा निकलता है, जो ट्रांसफॉर्मर है वहां पे वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है. और जिस ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज डिक्रीज होगी उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो ये दो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हमें मिलते हैं. तो अब हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मर जिसमें वोल्टेज इंक्रीज हो उसको हम स्टेप अप कहेंगे, और जिसमें वोल्टेज कम हो उसको स्टेप डाउन. और जहां पे वोल्टेज इंक्रीज होगी उसका मतलब है जो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स है सेकेंडरी सर्किट में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी. और जहां पे वोल्टेज कम हो उसका मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी सर्किट में नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स है वो कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी. ऑलराइट, तो जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मर है इट स्टेट्स एन इंक्रीज इन वोल्टेज मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन करंट एंड वाइस वर्सा. So the product of voltage and current in the two circuits must be equal. Let me explain it. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लॉ है, ये एक्चुअली किस बेस का है, ये किसकी सिंपली रिस्टेटमेंट है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मींस यहाँ पर जो ये लॉ है ये कहता है, इसका मकसद ये है कि जो अगर हम एक डिवाइस है, हम उसको एक डिवाइस को एज ए ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, हम उस डिवाइस को तभी ट्रांसफॉर्मर कह सकते हैं जब उसमें कोई भी एनर्जी जो है वो क्रिएट ना हो. मींस जो एनर्जी है वो कंजर्व हो, एनर्जी नहीं बननी चाहिए उसमें. ठीक है, तो वो कैसे होगी, वो तब होगा जब अगर एक ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रही है उसके साथ साथ जो करंट है वो डिक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, या अगर
एक वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रही है एक ट्रांसफार्मर में, उसके साथ साथ जो करंट है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इनका प्रोडक्ट होता है वोल्टेज इन करंट का, किसमें, एक सर्किट में, वो इक्वल रहता है उससे, और जो एनर्जी है वो क्रिएट नहीं होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं एज वोल्टेज इन प्राइमरी सर्किट इंटू करंट in primary circuit is equivalent to voltage in secondary circuit into current in secondary circuit, ठीक है। It means कि जो वोल्टेज है एक प्राइमरी सर्किट की और उसकी जो करंट है प्राइमरी सर्किट की, वो किसके बराबर है, वो बराबर है वोल्टेज इन सेकेंडरी सर्किट इंटू करंट इन सेकेंडरी सर्किट। और इधर क्या होता है, यहां पर अगर जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। या अगर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रही है तो करंट जो है वो साथ साथ इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। अब जो ये प्रोडक्ट है वोल्टेज एंड करंट का, इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज एंड करंट का जो प्रोडक्ट है इसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम वॉट्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वॉल्ट्स, इसको हम एम्पियर में, और जो पावर है उसको वॉट्स में। सो जो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट है वो किसके बराबर होता है, पावर। ऑलराइट, इस लॉ से अब क्या पता चलता है कि अगर एक ट्रांसफार्मर जो है वो इंक्रीज कर रहा है वोल्टेज, तो उसमें क्या होना चाहिए, डिक्रीज करंट। तो हम कह सकते हैं जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें अगर इंक्रीज है वोल्टेज का तो साथ साथ करंट जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। और क्या कहता है, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रही हो तो इंक्रीज क्या होगी, करंट। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, दैट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब चलते हैं हम दूसरी टॉपिक की तरफ, जो आज हमारा दूसरा टॉपिक है, इट्स अबाउट ऑटो ट्रांसफार्मर। मैंने रीसेंट टॉपिक में आपको, रीसेंट लेक्चर में मैंने कंप्लीटली आपको ट्रांसफार्मर का बेसिक बताया था कि जो एक ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कॉइल्स होते हैं, वन प्राइमरी कॉइल जिसमें हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल जहां से हमें क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें डिफरेंट है। इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम, यहां पर एक सिंगल बाइंडिंग होती है, ठीक है, एक सिंगल बाइंडिंग अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर। तो एक ही बाइंडिंग है, एक ही कॉइल जो है वो अराउंड है सिंगल सॉफ्ट आयरन कोर के इर्द गिर्द। और ये जो सिंगल बाइंडिंग होती है, सिंगल कॉइल जो होती है, ये बोथ बिहेव करती है एज प्राइमरी कॉइल एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। मैंने यहां पे दो पॉइंट्स मेंशन किए हैं, वन इज ए पॉइंट एंड अनदर इज बी। अगर हम इस ए पॉइंट की बात करें, ये कॉमन पॉइंट होता है, मींस ये फॉर बोथ प्राइमरी वोल्टेज के लिए भी होता है और फॉर सेकेंडरी वोल्टेज के लिए भी होता है। मींस जो ये ए पॉइंट होता है यहां पर हम अप्लाई करते हैं इनपुट वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं, और जो ये, और यहीं से हम सेकेंडरी वोल्टेज भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो बी पॉइंट है इट्स फॉर सेकेंडरी वोल्टेज, यहां पे हम ये अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, कभी ज्यादा कर सकते हैं, कभी कम कर सकते हैं टुवर्ड्स ए पॉइंट, ठीक है। मैंने आपसे कहा था रिसेंट लेक्चर में कि जो एक जनरेटर होता है वो प्रोवाइड करता है एक्सरे ट्यूब विद इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, लेकिन जो ये जनरेटर है इसको भी हम पहले पावर सप्लाई किसके थ्रू देते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर के। सो रिमेंबर दिस, जो एक जनरेटर है और इनपुट वोल्टेज जो है जो हम उसको देते हैं, उनके बीच में इनपुट वोल्टेज और जनरेटर को जो जोड़ता है वो कौन है, इट्स ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑलराइट, तो पहले किसको हम देते हैं इनपुट वोल्टेज, ऑटो ट्रांसफार्मर को। ऑटो ट्रांसफार्मर को देने के बाद जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो मॉडिफाई करता है उस वोल्टेज को अकॉर्डिंग टू द नीड और प्रोवाइड करता है टू द जनरेटर, ठीक है, एंड टू द अदर ट्रांसफार्मर्स जो जनरेटर के अंदर होते हैं। तो ये याद रखें, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये जनरेटर के बाहर होता है, ठीक है, और जो अपने ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो एक्सरे मशीन में होते हैं वो अलग है, ठीक है।
जिनका मैंने कहा था फिलामेंट सर्किट के बारे में मैंने बात की थी, या तो मैंने हाई वोल्टेज सर्किट के बारे में पिछले लेक्चर में बात की, तो उनके लिए जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो विद इन एक्सटी ट्यूब होते, उनको हम कह सकते हैं फिलामेंट ट्रांसफार्मर एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये बाहर होता है, एक्सटी मशीन के बाहर, जनरेटर के बाहर, और ये पावर सप्लाई देता है जनरेटर को। ठीक है, तो जो इनपुट वोल्टेज होती है वो ए पॉइंट पर हम देते हैं, कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, हमेशा यहां पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई होती है। अब मैंने अगर ए टू बी पॉइंट के बीच में इनपुट वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है, तो क्या होगा कि जो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो कॉइल है उसमें प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होता है, जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन होता है बिलो बी, वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए टू बी पॉइंट जो है, मैं इनपुट वोल्टेज जो है मैं कितने वॉट्स प्रोवाइड करूंगी, 230 वॉट्स, और अब इनके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल्स के, फॉर एग्जांपल लीजिए वो 115 है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, 150। अब अगर हमें निकालना है कि एक पर्टिकुलर टर्न जो है, एक सिंगल टर्न जो है कॉइल का, उसमें कितना वोल्टेज है अप्लाई हुआ है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 230 वॉट्स डिवाइडेड बाय 115 टर्न्स, तो किसके बराबर हुआ, 2 वॉट्स। ठीक है, तो 2 वॉट्स है एक सिंगल टर्न ऑफ कॉइल में। ठीक है, कितनी वोल्टेज, 2। अब हमें यहां पे समझ आ गया कि ए पॉइंट पे हमने क्या किया था, इनपुट वोल्टेज अप्लाई की थी। अब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम इस कॉमन पॉइंट पे सेकेंडरी वोल्टेज भी हासिल कर सकते हैं, और वो मैं आपको 3 एग्जांपल से समझाऊंगी। ठीक है, चलिए अब पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इनपुट वोल्टेज और हमने ऑलरेडी दे दी। ठीक है, अब सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है पॉइंट ए से हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं निकालूंगी ए पॉइंट से लेकर यहां तक पॉइंट P1। ठीक है, तो पॉइंट P1 तक मैं निकालूंगी सेकेंडरी वोल्टेज। यहां से यहां तक जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो फॉर एग्जाम्पल 50 टर्न्स है। ठीक है, 50। अब मुझे निकालना है ए पॉइंट टू P1 जो पॉइंट है, इसके बीच में कितनी वोल्टेज है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ वोल्टेज पर टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो ऑलरेडी निकाला है नंबर ऑफ वोल्टेज पर टर्न्स, दैट इज 2, वो हमने ऑलरेडी निकाला, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी मैंने कहा यहां पे है 50। तो ये फॉर्मूला जो है हम तीनों एग्जांपल्स में यूज करेंगे। तो कितना हुआ टोटल, 100 वॉट्स। तो वोल्टेज 100 है फ्रॉम पॉइंट ए टू P1। तो क्या हमें सेकेंडरी वोल्टेज कितनी निकली, हमें यहां पे सेकेंडरी वोल्टेज 100 वॉट्स निकली। ठीक है, ये हम किसको अप्लाई करते हैं, ये हम देते हैं फिर जनरेटर को विद द हेल्प ऑफ पाइप। यहां पे हम पाइप कनेक्ट करते हैं और जनरेटर को ये दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने कुछ नोटिस किया, यहां पे जो हमारी वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज वो कम हो गई। तो मैंने ऑलरेडी कहा जिस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होगी उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसने इस एग्जाम्पल में क्या बिहेव किया, एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब ले लिया, अब मैं ये वाला नहीं लूंगी, अब मैं फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर मैं पॉइंट P2 तक ले लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां तक है P2। ठीक है, तो यहां तक मैं ले लूंगी फॉर सेकेंडरी वोल्टेज। पहले ही पता है कि जो नंबर ऑफ वोल्टेज पर टर्न है वो 2 है, लेकिन यहां से यहां तक जो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स के हैं वो मैं रखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रखती हूँ 200 टर्न्स। ठीक है, 200 टर्न्स है फ्रॉम पॉइंट ए टू P2 पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे क्या मेंशन करूंगी मैं, 200 किसके बराबर हो गया फिर 400 वॉट्स। इसका मतलब
कितनी वोल्टेज है फ्रॉम ए पॉइंट टू P2, यहां से लेकर यहां से 400, ठीक है। तो 400 वॉट्स हमें मिल गई। तो 400 वॉट्स मींस वो सेकेंडरी वोल्टेज जो हमारी है यहां पे वो कितनी है, 400। इट मींस यहां पे आप नोटिस करेंगे जो वोल्टेज है वो 230 से इनपुट वोल्टेज से काफी ज्यादा हो गई, तो इंक्रीज हो गई वोल्टेज। तो यहां पर क्या काम किया ऑटो ट्रांसफॉर्मर ने, क्या बिहेव किया, इसने बिहेव किया एज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो गई। सो इसका मतलब क्या निकला, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है पहले एग्जांपल में उसने स्टेप डाउन बिहेव किया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और सेकेंड एग्जांपल में उसने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बिहेव किया। अब मैं तीसरी एग्जांपल दिखाती हूं आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लेती हूं बराबर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पे पता ही है वोल्टेज 230 हमने अप्लाई की, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 105 है, और पर कितना टर्न का वोल्टेज है वो 2 है। तो यहां पे 2 ही रहेगा। यहां पे क्या हम रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 115, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं पॉइंट ए टू बी। तो कितना हुआ टोटल, 230। मींस जो हमारा इनपुट वोल्टेज था वही हमारा सेकेंडरी वोल्टेज भी निकला, इजंट इट। तो जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहा इस केस में, थर्ड एग्जांपल में। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो एक ट्रांसफार्मर है वो बिहेव करता है कभी स्टेप अप स्टेप डाउन, या कभी वो वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। तो इट मींस जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो ऑटोमेटिकली जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है अकॉर्डिंग टू अवर नीड, जैसा हमें जरूरत होता है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर बिहेव कर सकता है स्टेप अप भी एंड स्टेप डाउन भी, ऑलराइट। और एक चीज जो यहाँ पे पॉइंट निकलता है कि जब यहां पर मैंने कहा कि मैंने जितना नीचे नीचे लिया उतने टर्न्स जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो गई, और जितना मैं ऊपर ऊपर गई टर्न्स कम हो गए। इट मींस जो वोल्टेज है वो तब इंक्रीज होगी जब नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इंक्रीज होंगे, और वोल्टेज तब डिक्रीज होगी जब टर्न्स जो है वो कम कम होते जाते हैं, ठीक है। So this was all about today's topic, that was auto transformer and laws of transformer. तो जो next topic रहेगा पहले हम complete करेंगे उसमें auto transformer को with its functions। तो functions जो है auto transformer की वो next lecture में होंगी, और हम filament circuit and high voltage circuit उनके बारे में भी next lectures में पढ़ेंगे। So hope you like the lecture. Thank you so much. Take care.